तो बच्चों शुरू करते हैं आपका MCQ सॉल्विंग चैप्टर नंबर 14 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर आपके MHT CT के लिए। तो जो भी मैंने सिनॉप्सिस का वीडियो दिया है इसमें दो पार्ट में दिया हुआ है और मोस्टली कैसा ना कि आपका पूरा क्योंकि थियोरेटिकल पार्ट है ये पूरा, तो जितना बोर्ड में जिन बच्चों को पढ़ाया तो पूरा का पूरा आपको मैंने दे दिया है पूरा का पूरा थियोरी पार्ट, क्योंकि इसमें कुछ स्किप करने लग मुझे लगा नहीं। पूरा थियोरी पार्ट है और चैप्टर भी छोटा ही है, मेरे हिसाब से 2 घंटे के आसपास में पूरा सिनॉप्सिस 2 पार्ट में कवर हुआ था, तो 2 पार्ट में मैंने डाल के रख दिया, आप उसको देख लेना। इस चैप्टर में ध्यान रखना कि वह थियोरी आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो आप क्वेश्चन समझ नहीं पाओगे। एक बार थियोरी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है, मॉडर्न फिजिक्स का ये एक्चुअली सिचुएशन होता है कि आपकी थियोरी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, तो आप आराम से उस सिनॉप्सिस वाले वीडियोस को देखो बहुत अच्छे से, सारी चीज़ें समझ में आ जाए आपको, तो क्वेश्चंस इसके बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है ये बच्चों। मॉडर्न फिजिक्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, आपको बस तरीका पता होना चाहिए, फटफट सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है इस चैप्टर को भी, मैं पहले बता दे रहा हूँ, अगर आपका थ्योरी बहुत अच्छा है तो। और आपको सिनॉप्सिस एक बार में अगर पूरी तरह से क्लियर नहीं होता तो दोबारा देखो। एक बार सिनॉप्सिस पूरे अच्छे से क्लियर कर लिया आपने, थियोरी अच्छे से क्लियर कर लिया, बहुत जल्दी चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। और अगर मान लो थियोरी क्लियर नहीं है तो समझ में ही नहीं आएगा, पहले बता रहा हूं मैं। चलो देखो, द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल required to accelerate a proton and alpha particle to have the same de Broglie wavelength associated with them is, मतलब देखो एक प्रोटॉन है दूसरा अल्फा पार्टिकल है, इन दोनों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम होना चाहिए, मतलब प्रोटॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ और अल्फा पार्टिकल का डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम होना चाहिए। तो दोनों को किस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल में डाला जाए और उस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का रेशियो क्या होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि अगर सपोज करो आप वी पोटेंशियल में जिसको हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बोल रहे हैं, अगर आप क्यू चार्ज को भगाते हो तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, दैट इज क्यू इंटू वी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का 2 फॉर्मूला होता है, एक तो हाफ एम वी स्क्वायर, एक पी स्क्वायर अपॉन 2m। हम लोग यहाँ पे क्योंकि डी ब्रॉगली वेवलेंथ यूज करने वाले तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे पी स्क्वायर अपॉन 2m एंड दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। तो पी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, या पी 2m वहाँ चला जाएगा तो मोमेंटम जो आपका वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 2m क्यू इंटू वी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्योंकि दोनों का वेवलेंथ सेम है, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन का, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h बाई पी होता है। तो p ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू h बाई पी ऑफ अल्फा पार्टिकल, क्योंकि वेवलेंथ सेम है तो आपका देखो मोमेंटम भी सेम हो जाएगा, p इज इक्वल टू पी अल्फा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, 2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू पोटेंशियल v ऑफ अल्फा पार्टिकल, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स मास ऑफ, गड़बड़ कर दिया यार, ये प्रोटॉन के लिए था ना, सॉरी ये सब प्रोटॉन के लिए था, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, पोटेंशियल जिसमें उसको भगा रहे हैं वो उसका प्रोटॉन का, और यहाँ सब कुछ अल्फा पार्टिकल का हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ये पहले तो 2 हट जाएगा यहाँ से, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, वी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एम अल्फा क्यू अल्फा वी अल्फा। नाउ यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि आपका जो प्रोटॉन होता है उसमें सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं तो उसमें प्लस ई चार्ज होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन तो प्लस ई हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अल्फा पार्टिकल की बात करूं तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल एक्चुअली हीलियम का न्यूक्लियस होता है। तो हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसके पास इसका डबल चार्ज है, तो अल्फा के वैल्यू प्लस 2e हो जाएगा। ठीक है, इसका मास अगर मैं 1 मान के चलूँ, प्रोटॉन का मास अगर मैं 1 मान के चलूँ, एक प्रोटॉन है तो इसमें टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास लगभग सेम होता है, तो अल्फा पार्टिकल का मास लगभग 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन टोटल 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मास ऑफ प्रोटॉन 1 ले सकते हो रेशियो में, चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस ई है और यहाँ पे वीपी हो जाएगा, इज इक्वल टू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 ले लो, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2e है और वी अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले इन्होंने प्रोटॉन लिखा हुआ है, उसके बाद अल्फा पार्टिकल लिखा हुआ है, और दोनों का एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का रेशियो चाहिए, मतलब प्रोटॉन वी प्रोटॉन अपॉन वी अल्फा पार्टिकल।
ठीक है, ई और ई हो जाएगा कैंसल, 4 2 8, तो ये 8/1 यानी कि 8:1 ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखो ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा वर्सेस 1/√v where v is the accelerating potential for 4 particles p, q, r, s carrying same charge but of masses m1, m2, m3 and m4, which one represents of smaller mass? तो वेल देखो यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा का अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो उसका फॉर्मूला होता है h/√2m q × v, ये चार्ज पार्टिकल के लिए, और इन्होंने चार्ज पार्टिकल की ही बात की है, तो चार्ज पार्टिकल के लिए ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखो तुम ध्यान से, तो Q जो होता है चार्ज सबके लिए सेम है, सबका मास अलग है और सबका जो ग्राफ है वो लैम्डा और 1/√v का ग्राफ देके रखा हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m/q, ये सेपरेट कर दे रहा हूँ, और 1/√v मैं यहाँ पे अलग कर दे रहा हूँ। मैंने यहाँ से 1/√v अलग कर दिया। तो इसको आपने प्लॉट किया है y एक्सिस पे, इसको आपने प्लॉट किया लैम्डा को y एक्सिस पे। ये पूरा का पूरा पार्ट जो है आपका यहाँ पे जो दिख रहा है, इसको मैं m लिख दे रहा हूँ, और आपने 1/√v को x एक्सिस पे प्लॉट किया है। इसका मतलब ये ग्राफ कैसे फॉर्म में आया, y इज इक्वल टू mx। y इज इक्वल टू mx एक स्ट्रेट लाइन है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन है, जहाँ पे m जो है वो स्लोप होता है, m इज नथिंग बट स्लोप, और स्लोप का वैल्यू आप देख सकते हो क्या आ रहा है, h/√2mq। इसका मतलब स्लोप आपका स्क्वायर रूट ऑफ, स्लोप जो आपका है वो स्क्वायर रूट ऑफ मास के प्रोपोर्शनल है, मास के स्लोप आपका स्क्वायर रूट ऑफ मास के प्रोपोर्शनल है। तो जिसका मास ज़्यादा उसका स्लोप कम, जिसका स्लोप कम उसका मास ज़्यादा। इन्होंने क्या पूछा है, विच वन ऑफ रिप्रेजेंट द स्मॉलर मास, तो उसका मास सबसे कम होगा जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा है। तो स्लोप सबसे ज़्यादा देख रहे हो ना, जो सबसे ज़्यादा उठा हुआ है स्लोप m4 का सबसे ज़्यादा है, तो इसका मास सबसे कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी आ जाएगा आपका। ओके, अ फोटोइलेक्ट्रिक सरफेस इज एमिनेटेड सक्सेसफुली बाय मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड देन 2 लैम्डा/2 इफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटोइलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट केस इज 1/3 ऑफ दैट इन द सेकंड केस, द वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस इज। वर्क फंक्शन पूछा है, देखो पहले हमने लैम्डा फोटोन डाला, उसके बाद लैम्डा/2 फोटोन डाला, ठीक है। अब इक्वेशन क्या देखो, आइंस्टाइन का इक्वेशन है h न्यू इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, और आप न्यू की जगह पे लैम्डा लिख सकते हो, तो h c बाय लैम्डा लिख सकते हो, न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी होगा। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन होगा, फर्स्ट केस में काइनेटिक एनर्जी 1 होगा। अब इन्होंने देखो क्या बोला है कि सेकेंड केस में लैम्डा/2 डालने पर काइनेटिक एनर्जी बदल गया है, और फर्स्ट केस का जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज 1/3 ऑफ दैट इन द सेकेंड केस, मतलब फर्स्ट केस का जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज 1/3 ऑफ दैट इन द सेकेंड केस। ओके, तो आप एक काम करो, पहला केस ये है, इसका काइनेटिक एनर्जी पहला निकाल लो, क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू hc/λ-5, ये पहले केस का काइनेटिक एनर्जी है। दूसरे केस का निकालो, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको hc/λ के टर्म्स में 5 मिल जाएगा। हमको 5 चाहिए, दैट इज वर्क फंक्शन चाहिए, ठीक है, द वर्क फंक्शन हमको चाहिए। सेकेंड केस में उन्होंने क्या किया, लैम्डा/2 वेवलेंथ डाला, तो hc/λ2 लिखोगे इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये 2 हो जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 hc/λ इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2, ठीक है, इसको मैं बाद में लिख लूँगा। तो काइनेटिक एनर्जी 2 यहाँ से निकाल लो, काइनेटिक एनर्जी 2 विल बी इक्वल टू 2 hc/λ-5, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी 2 हो गया। और इन्होंने बोला है काइनेटिक एनर्जी 1 जो है इट इज़ 1/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी 2, बस दोनों के वैल्यूज डाल दो। काइनेटिक एनर्जी 1 आपका आया hc/λ-5 इज इक्वल टू 1/3, ये आ गया आपका 2 hc/λ-5, 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 hc/λ-3 इज इक्वल टू 2 hc/λ-5, तो यहाँ पे ये 3 वहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो 3 hc/λ-2 hc/λ इज इक्वल टू 3 5 - 5, 3 5 - 5 हो जाएगा, 3 5 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका hc/λ इज इक्वल टू 2 5
2 फाई, और फाई का वैल्यू hc/2 लैम्डा आ जाएगा। दैट इज योर आंसर, hc/2 लैम्डा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। A photon energy E ejects photoelectrons from a metal surface whose work function is W0। If this photon की जो एनर्जी है वो E है, तो हम इक्वेशन लिखते हैं h nu इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो इन्होंने ये h nu जो फोटोन की एनर्जी है उसकी जगह P लिख दिया है, वर्क फंक्शन को W0 लिखा हुआ है, और ये आपकी आ गई काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। If this electron enters into uniform magnetic field of induction B in a direction perpendicular to field and describes a circular path of radius r, and radius r is given by। देखो, अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंकते हो तो वो सर्कल में घूमने लग जाता है। ये पिछले चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट का। और उस रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होगा वो E होगा, तो यहाँ पे E आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे काम करो, वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ से निकाल लो और उसके बाद सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ देखो, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आप क्या निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा E - W0, और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv² इज इक्वल टू E - W0। तो v² का वैल्यू आपका आ जाएगा 2E - W0 अपॉन m। तो यहाँ से आपको v का वैल्यू मिल जाएगा 2E - W0 अपॉन m अंडर रूट, और ये v जाके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये इलेक्ट्रॉन के पास इतनी वेलोसिटी थी, तो ये हो जाएगा आपका m/EB अंडर रूट 2E - W0 अपॉन m, यही होगा क्या। अब इन सबको अंदर भेज दो, वैसे सब कुछ स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये m² जाएगा अंदर जाके, m² बन जाएगा, E² बन जाएगा, B² बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से E² आना चाहिए नीचे, जो कि दिया हुआ नहीं है, mv/qb। चलो ठीक है, देखते हैं। और ये हो जाएगा आपका 2E - W0 अपॉन m। अब जाके सब कुछ स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पे तो नहीं आएगा, नहीं यहाँ पे तो नहीं आएगा चार्ज। ठीक है, बताओ क्या होगा, m और m गया कैंसिल, और ये आपका हो जाएगा 2m E - W0 अपॉन E² B² E² इंटू B²। मेरे हिसाब से किसी एक में रूट नहीं है। अच्छा, एक काम करो, 2m E - W0 E² B² तो नीचे ही रहेगा ना, या EB होगा, एक्चुअली यहीं पे स्क्वायर रूट होगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट होगा, और नीचे देखो E² B² है तो EB आ जाएगा। दिस हैज़ टू बी द आंसर। मेरे हिसाब से शायद ऑप्शन में गड़बड़ होगा। 2m E - W0, दिस हैज़ टू बी द ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे नीचे स्क्वायर रूट नहीं आएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, मेरे हिसाब से नीचे स्क्वायर रूट नहीं आना चाहिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, सो दैट इज, हाँ नीचे स्क्वायर रूट नहीं है, ऑप्शन में गड़बड़ है, नीचे स्क्वायर रूट नहीं है, बस यहीं पे स्क्वायर रूट है, यही तो आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाइट ऑफ टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज विद फोटॉन्स हैव एनर्जीज 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। तो hν1 पहले फोटोन की एनर्जी 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, hν2 और उसका वैल्यू आपका आएगा 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सक्सेसफुली इल्यूमिनेट मेटालिक सरफेस हुज वर्क फंक्शन इज 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन मेटल सरफेस का 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड्स ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो, स्पीड का आपको रेशियो निकालना है, तो आप एक काम करो, पहले काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकाल लो। तो पहले केस में आप देखोगे hν0 इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी 1, तो आपका काइनेटिक एनर्जी 1 का वैल्यू हो जाएगा hν1 माइनस 5, और काइनेटिक एनर्जी 1 hν1 पहले केस में कितना दिया 1.3 माइनस 5 का वैल्यू 0.8, तो आई थिंक 13 में से हट गया तो 5, तो ये 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी 1। नाउ सेम फॉर्मूला अगर आप यूज़ करोगे यहाँ से काइनेटिक एनर्जी 2 के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी 2 क्या हो जाएगा hν2 माइनस यहाँ पे 5, तो दोनों के लिए सेम है। hν2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2.8 है, 2.8 माइनस 0.8, तो ये हो जाएगा 2,
तो सेकेंड केस में आपका काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको रेशियो चाहिए दोनों का, तो काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी, हमें स्पीड का रेशियो चाहिए, पहले काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी 1 इज 0.5, काइनेटिक एनर्जी 2 इज 2। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² होता है। हाँ, अब दोनों इलेक्ट्रॉन ही है, तो इलेक्ट्रॉन है तो हाफ mv1² अपॉन हाफ mv2² हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.5 मतलब 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 वैल्यू। ये गया, तो v1 अपॉन v2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आपको 1/4 दिख रहा है, तो इसका मतलब v1 अपॉन v2 स्क्वायर रूट लोगे तो 1/2 आ जाएगा। आंसर इज 1/2। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Following graph show the variation of stopping potential corresponding to the frequency of incident radiation nu for a given metal. Correct variation is, देखो stopping potential V0 होता है, stopping potential V0, तो V0 वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ये मैंने आपको थियरी में ऑलरेडी बता दिया है, यही आएगा। ठीक है, ये जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है ना, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्राफ स्टार्ट होता है और स्ट्रेट लाइन होता है और ऊपर की ओर जाता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है वो आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम सर्टेन मेटल द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज न्यू। कट ऑफ मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो पहले केस में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो न्यू दे के रखा हुआ है, एंड इफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 न्यू। अब इक्वेशन देखो, इक्वेशन क्या है, एच न्यू इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो इन्होंने बोला कट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो मैं इसके जगह पे न्यू लिख दे रहा हूं। और रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 न्यू, जो डाला गया है फ्रीक्वेंसी वहां पे 2 न्यू है, तो ये H2 न्यू हो जाएगा। ये देखो बस फॉर्मूला है, कहां पे क्या रहा बता रहा हूं मैं। जो फ्रीक्वेंसी यूज किया जाता है वहां पे वो 2 न्यू फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू यूज कर रहे हैं। तो आप याद रखना फाई का जो वैल्यू होता है, फाई का वैल्यू मतलब फाई क्या है आपका, वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन का वैल्यू होता है H न्यू नॉट। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इक्वेशन पहले बदल देता हूँ और आपका इक्वेशन आ जाएगा H न्यू इज इक्वल टू H न्यू नॉट। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में प्लस काइनेटिक एनर्जी। ना इनके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो फ्रीक्वेंसी यूज की गई है वो 2 न्यू है, और जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो न्यू बताया जाए। कट ऑफ मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आपको पता करनी है। इस इक्वेशन में जो वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी होता है वो मैक्सिमम ही होता है, तो आपका हाफ mv² हो जाएगा। यही वेलोसिटी हमें पता करना है। तो अब एक काम करो, 2h न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट हो जाएगा आपका h न्यू, दैट इज इक्वल टू हाफ mv²। तो यहाँ से आपको v² का वैल्यू क्या मिल जाएगा बताओ। 2 इधर आ जाएगा, m नीचे आ जाएगा, तो 2h न्यू अपॉन m। सो आपका v का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 2h न्यू बाय m। 2h न्यू बाय m इज योर आंसर, ऑप्शन डी। हम आगे बढ़ते हैं। इन फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द स्टॉपिंग पोटेंशियल वाज मेजर्ड टू बी v1। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल v1 और v2 मेजर किया जा रहा है विथ इंसिडेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड लैम्डा 2। द वैल्यू ऑफ v2 इज v2 इन टर्म्स ऑफ v1। यहाँ पे थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया है यहाँ पे टाइपिंग में, पर मैं आपको आंसर निकाल के बता देता हूँ, ठीक है। फाई नॉट जो है यहाँ पे इस केस में वर्क फंक्शन बताया गया और ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बताया गया। तो देखो आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एच न्यू इज इक्वल टू फाई। अब फाई की जगह ये फाई नॉट यूज करें तो हम फाई नॉट यूज करेंगे प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का एक और फॉर्मूला होता है, अब वो होता है ई वी नॉट, जहाँ पे वी नॉट आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अब ये दो इक्वेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। पहले केस में v1 है जब आपका वेवलेंथ लैम्डा यूज किया गया है। दूसरी बात, आप न्यू की जगह पे c बाय लैम्डा यूज कर सकते हो। तो अब पहले केस में वेवलेंथ जब लैम्डा यूज किया गया लैम्डा, तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल जो था वो v1 था। पहला इक्वेशन हो गया आपका। और यहाँ से काम करो, v1 निकाल लो। आप कैसे निकालोगे, ये फर्स्ट केस है, तो v1 का वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ पे हम लोग को वर्क फंक्शन के टर्म्स में चाहिए ना, हाँ, तो v1 इन टर्म्स ऑफ v2 निकाला। चलो पहले काम करते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं। सेकेंड केस में ये बोला गया कि आपका जब वेवलेंथ लैम्डा बाय 2 हो गया, तो लैम्डा बाय 2 हो गया, तो ऐसे केस में आपका ये स्टॉपिंग पोटेंशियल v2 हो गया, ठीक है। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
तो आपका इक्वेशन बन जाएगा, ये इक्वेशन 1 है, ये बन जाएगा 2hc/λ इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस EV2। अब देखो हमको V2 इन टर्म्स ऑफ V1 निकालना है, जिसमें hc/λ कहीं नहीं दिख रहा है आपको, तो आपको hc/λ हटाना पड़ेगा। कैसे हटाओगे? देखो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2hc/λ इज इक्वल टू 2 फाई नॉट प्लस 2EV1। इक्वेशन 3 हो गया। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को देखो, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, 2hc/λ 2hc/λ। तो फ्रॉम 2 and 3 आपका राइट हैंड भी सेम हो जाएगा। हमें V2 चाहिए, तो राइट हैंड में क्या है, फाई नॉट प्लस EV0, फाई नॉट प्लस EV2 इज इक्वल टू 2 फाई नॉट प्लस 2EV1। फाई नॉट वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो EV2 इज इक्वल टू 2 फाई नॉट माइनस फाई नॉट प्लस 2EV1। तो ये क्या हो जाएगा बताओ आपका, EV2 इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस 2EV1। तो आप देखोगे यहाँ पे, इसको पहले लिख लो, तो V2 E से डिवाइड कर दो, तो मैं ये लिख रहा हूँ 2EV1 प्लस फाई नॉट और डिवाइडेड बाई E वहाँ जाके E से डिवाइड हो गया। अब सेपरेट कर दो, 2EV1 अपॉन E कैंसिल हो जाएगा, तो V2 का वैल्यू हो जाएगा V1 2V1 इनफैक्ट 2V1, अरे आजा 2V1 अब प्लस फाई नॉट बाई E। करेक्ट? मेरे हिसाब से तो करेक्ट है ये। क्या 2V1 प्लस फाई नॉट भी है। अब देखो यहाँ पे ये पार्ट देखा रखा है 2V1 प्लस फाई नॉट बाई, यहाँ पे थोड़ा सा ढंग से यहाँ पे ऑप्शन दिख नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन यही आपका आंसर यहाँ पे आएगा। इसी तरीके के सारे ऑप्शंस हैं। V2 इज इक्वल टू 2V1 प्लस फाई नॉट बाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन nth ऑर्बिट ऑफ रेडियस r इज। अब ये एक्चुअली आगे का जो एक चैप्टर है उसमें थोड़ा सा आ गया, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देके बता देता हूँ। देखो किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो आपका और मतलब कोई अगर मान लो हाइड्रोजन एटम है, जनरली यहाँ पे मेरे हिसाब से बोहर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है या कोई भी बोहर ऑर्बिट पकड़ लो, तो एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर हम मान के चले कि ऑर्बिट्स में घूम रहा है, तो उनका एक कंडीशन होता है, बोहर ने कंडीशन दिया है कि उनका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है MVR। उनका जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसका वैल्यू हमेशा NH/2π होगा। ये कंडीशन है, NH/2π होगा। तो अब इन्होंने पूछा क्या, बताओ कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग nth ऑर्बिट ऑफ रेडियस r इज, तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा। चलो डी ब्रॉगली वेवलेंथ अब कैसे निकालोगे, देखो यहां से काम करो, MV जो है ना उसको P लिख दो और इंटू R लिख दो, तो ये हो जाएगा NH/2π और R को नीचे भेज दो, तो मोमेंटम आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन का NH/2πr। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p होता है, तो बस h/p का वैल्यू क्या है NH/2πr, H कैंसिल, 2πr ऊपर चला जाएगा, तो 2πr/n आ जाएगा आंसर, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, दैट इज ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड अ फोटोन हैव सेम एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जिसका मास m है उसकी एनर्जी और फोटोन उसकी एनर्जी, दोनों की एनर्जी सेम है। इलेक्ट्रॉन फोटोन दोनों की एनर्जी सेम है, और वो क्या है, दोनों का वैल्यू E है। द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ देम इज। अच्छा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन फोटोन हैव सेम एनर्जी E। अब देखो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की हम बात करें, बात पहले इलेक्ट्रॉन की कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, तो उनका रेशियो निकालना है ना, पहले इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग फोटोन का निकाल लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी बोला है तो वो उसका काइनेटिक एनर्जी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, दो फॉर्मूला होता है, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे P²/2m। तो यहाँ से आपको 2em, P का वैल्यू मिल जाएगा आपको, P इज इक्वल टू 2m वहाँ भेज दो और उसके बाद स्क्वायर है तो अंडर रूट ले लो, ठीक है।
अब इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ क्या हो जाएगा, वेवलेंथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है h अपॉन p, तो h अपॉन अंडर रूट 2me, ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, ये फॉर्मूला भी मैंने डिराइव करके दिया है, ये डेरिवेशन ऑलरेडी कर रखा हम लोगों ने, h अपॉन अंडर रूट 2me आ जाएगा। फोटोन के केस में अगर हम देखें तो आपका E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा होता है, तो यहां से लैम्डा का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, E बाय एच सी, ये हो गया फोटोन का वेवलेंथ। ठीक है, दोनों का रेशियो निकालना है, तो लैम्डा E अपॉन लैम्डा P विल बी इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2me डिवाइडेड बाय E बाई एच सी, यार गड़बड़ लग रहा है, एच सी बाई ई आएगा ना, लैम्डा पी, सॉरी एच सी बाई ई आएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एच सी बाई ई। अब सी आपका ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट हो जाएगा कैंसल आउट। अब देखो क्या होगा, ये ई ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ई अपॉन, और सी इसके साथ आ जाएगा सी अंडर रूट 2me। अब क्या चाहिए, सी तो बाहर ही रहने वाला है, 1 बाई सी, ई को स्क्वायर रूट के अंदर ले लो तो ई स्क्वायर बन जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन 2me, एक ही कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 बाई सी अंडर रूट ई बाई 2m आ जाएगा। और आपका स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो 1 बाई सी 1 बाई सी 1 बाई सी इधर है उधर है, ई अपॉन 2m इसके अंदर है, ऑप्शन ए आ जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। When a certain metal surface is illuminated with light of frequency nu, the stopping potential for the photoelectric current is Vs. When the same surface is illuminated by light of frequency nu by 2, the stopping potential is Vs by 4. The threshold frequency of photoelectric emission is. ओके, पहले दो इक्वेशन बना लेते हैं, फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अपने आप आ जाएगा। पहले केस में देखो इक्वेशन क्या है, एच न्यू इज इक्वल टू 5 प्लस ई वी नॉट, 5 प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए काइनेटिक एनर्जी। आप देखो एच न्यू इज इक्वल टू, इन्होंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात की है तो 5 को हम लोग एच न्यू नॉट लिखेंगे जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात की है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ई वी नॉट होता है जहां पे वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है। सो वी आर गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस आपका काइनेटिक एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ई वी नॉट जहां पे वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है। पहले केस में फ्रीक्वेंसी न्यू यूज किया गया तो एच न्यू, ये एच न्यू नॉट रहने दो, और यहाँ पे वी एस स्टॉपिंग पोटेंशियल वी एस आ गया, ये पहला इक्वेशन आ गया। सेकेंड केस में आपका वी नॉट बाई 2 यूज किया गया या न्यू बाई 2 यूज किया गया फ्रीक्वेंसी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आ गया आपका प्लस वी एस बाई 4, तो ये हो जाएगा आपका ई वी एस बाई 4, ई वी एस बाई 4। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपको चाहिए न्यू नॉट, कैसे मिलेगा न्यू नॉट, कैसे मिलेगा भाई न्यू नॉट कैसे मिलेगा, यहाँ पे दो इक्वेशन डाल के रखा हुआ है और आपको एच न्यू नॉट में से न्यू नॉट चाहिए। इन्होंने किसके टर्म्स में डाला है, न्यू के टर्म्स में डाला है, इसका मतलब न्यू हम अननोन नहीं मान के चलेंगे। तो एक सिंपल सा काम करो, आपको इसको एलिमिनेट करना है, इसको एलिमिनेट करना है, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि न्यू तो आपको ऑप्शन में पहले से ही है। तो आप एक काम करो, इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 4 से इसलिए कर रहा हूं ताकि ये दोनों सेम हो जाए। तो आपका क्या हो जाएगा बताओ, 2h न्यू, देखो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 से 2 2 से हो जाएगा, तो h न्यू 2h न्यू इज इक्वल टू 4h न्यू नॉट प्लस EVS, ये आपका इक्वेशन 3 बन गया। अब इस इक्वेशन 3 के नीचे आप इक्वेशन 1 लिख दो, h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस EVS, है ना, ये इक्वेशन 1, और माइनस कर दो दोनों को, माइनस माइनस माइनस, ये गया 2h न्यू माइनस h न्यू हो जाएगा, और यहाँ पे 4h न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट 3h न्यू नॉट हो जाएगा, h और h गया, न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट चाहिए हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट विल बी इक्वल टू न्यू बाई 3, तो ये न्यू बाई 3 आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, एनर्जी ऑफ फोटोन हुज फ्रीक्वेंसी इज 10⁻12 मेगाहर्ट्ज इज, अच्छा तो सिंपल एनर्जी पूछा है सीधा भाई, तो
फ्रीक्वेंसी आपको दे के रखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या है 10⁻12 मेगा हर्ट्स। तो मेगा का मतलब क्या होता है, मेगा का मतलब होता है 10⁻6। तो ये आपका आ जाएगा 10⁻18 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी है आपकी। और एनर्जी पूछा है, तो एनर्जी होता है एच न्यू सीधा। एच का वैल्यू उन्होंने देख के रखा हुआ है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 और न्यू हम लोग को यहाँ पे मिला 10⁻18। तो बस यहाँ पे आपका आ जाएगा अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है, अरे बाप रे बाप ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये आंसर आपका जूल में आया। अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना है तो इस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, पर क्योंकि हमें जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आना है तो इस नंबर से हमको डिवाइड करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा आपका 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19। अब ये तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते आप इसमें। वैसे देखो सब में 4.14 4.14 4.14 दे के रखा हुआ है, और हम देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली अगर 6.63 डिवाइड बाय 1.6 करोगे तो ये आंसर 4.4 के करीब आ जाएगा, 4.14 के करीब। क्योंकि देखो 2 3 होता है तो 2 तो है 2 से कम है, तो 4 के आसपास ये आंसर आ जाएगा। इसको ऐसे ही छोड़ दो, ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इतना तो आपका 4.14, क्योंकि देखो सारे ऑप्शन तो सेम है स्टार्टिंग वाले पार्ट में, तो ये पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया यहीं पे 4.14। अब बस आपको पावर देखना है। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे कैलकुलेट करके कि -34 में से 19 गया तो कितना बचा, ये करीबन 15 बच गया, -15 और 10⁻3 आ गया यहाँ पे। तो -15 + 18 कितना हो गया 10⁻3 हो गया। तो 4.14 इंटू 10⁻, सही है ना, 34 माइनस 18 19 2 से 36 4 5 5 हाँ बराबर 15 -15 + 18 10⁻3 हो गया ना। ये ऑप्शन देख लो 4.14 इंटू 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ इधर किलो लिखा हुआ है और यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है, 4.14 इंटू 10⁻3 इलेक्ट्रॉन तो आ गया। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन देख के आप पता लगा सकते हो। द वर्क फंक्शन फॉर मेटल्स ए बी एंड सी, 3 वर्क फंक्शन देखे रखा है यहाँ पे, ये और ये रिस्पेक्टिवली। द मेटल्स विच विल एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन फॉर इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 4100 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज। चलो अब एक काम करो, वर्क फंक्शन देके रखा है आपको, और मैं आपको एक चीज बताता हूं यहाँ पे कि अगर किसी भी वेवलेंथ, अगर आपको किसी भी फोटोन का वेवलेंथ देके रखा है तो आप उसका एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे। एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है hc/λ। जनरली आपका जो एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया होता है। तो अब एक बात ध्यान रखो, अगर आपका लैम्डा का वैल्यू ध्यान देना, अगर आपका लैम्डा का वैल्यू एंगस्ट्रॉम यूनिट में है तो आप hc का वैल्यू सीधा 12400 ले सकते हो। 12400 तुम्हारे टेक्स्ट बुक में 12500 दे के रखा हुआ है, लेकिन देखो दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इन टेक्स्ट बुक। तो मेरे हिसाब से अभी गवर्नमेंट अभी यहाँ पे सीटी वाले क्या करते हैं ना कि वो क्वेश्चंस जेडब्ल्यू और नीट के जो कुछ सिंपल क्वेश्चंस है वो उठा के डालते हैं, और जेडब्ल्यू नीट वाले एचसी का वैल्यू क्या यूज़ करते हैं 12400। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एचसी का वैल्यू आप 12400 यूज़ करो। लैम्डा अगर एंगस्ट्रॉम यूनिट में दिया है ये वैल्यू यूज़ करोगे तो आपको एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्टली आ जाएगा। ये सब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़्यादा टाइम खर्चा होगा और प्रॉब्लम क्रिएट होगा मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। अब डायरेक्ट ये शॉर्ट चीज़ याद रखो। तब देखो ई का वैल्यू क्या आ जाएगा, फोटोन की एनर्जी का वैल्यू, एचसी का वैल्यू 12400, लैम्डा का वैल्यू, लैम्डा उन्होंने क्या देके रखा हुआ है 4100 दिया हुआ है एंगस्ट्रॉम यूनिट 4100। तो ये गया ये गया ये गया ये गया। अब 124 डिवाइडेड बाय 41 कितना होगा, ये वैसे आप थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको कैलकुलेट करने में, पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक सेकेंड ना, 124 ये कैलकुलेट कर लेना, इतना तो कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। 3.02 आ रहा है, 3.02 आ रहा है, क्या आ रहा है 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने बोला था डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा। अगर आप इतना एनर्जी का फोटोन फेंक रहे हो तो देखो पहले का वर्क फंक्शन क्या है बताओ 1.92, दूसरे का वर्क फंक्शन क्या है 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
और तीसरे का वर्क फंक्शन क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपकी फोटोन की जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा होना चाहिए। वर्क फंक्शन का मतलब होता है कि उतना एनर्जी मिनिमम रिक्वायरमेंट है ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके। अब यहाँ पे देखो क्या दिक्कत आ रही है कि ये जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये वर्क फंक्शन है और आप उससे कम एनर्जी फेंक रहे हो, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएगा, सिर्फ इसमें से बाहर आएगा और इसमें से बाहर आएगा, क्योंकि इन दोनों का जो आपका वर्क फंक्शन है उससे ज़्यादा एनर्जी आप दे रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द मेटल्स विच विल एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो पहला वाला दूसरा वाला यानी कि ए और बी, तो ए एंड बी एंड आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो यहाँ पे, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस यूज्ड टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स इज डबल्ड, बाय व्हाट फैक्टर डज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स चेंज। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर डबल कर दिया जाए, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करके उसका अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल किया जाए जिसमें इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ किस हिसाब से चेंज होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको पता है कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ दिया जाता है इलेक्ट्रॉन का, अगर वो किसी पोटेंशियल में भाग रहा है तो उसका वैल्यू होता है 1.228 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ वी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ या डी ब्रॉगली वेवलेंथ वो रूट ऑफ वी के प्रोपोर्शनल है। तो अगर रूट ऑफ वी के प्रोपोर्शनल होगा तो यहाँ पे आपका जो लैम्डा है वो क्या हो जाएगा बताओ, लैम्डा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ वी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू अंडर रूट V1 अपॉन V2, उल्टा हो जाएगा ना क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शन है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि लैम्डा, आप देखो वहाँ पे क्या देके रखा हुआ है एक और चीज़ कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस यूज्ड टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन इज डबल्ड, मतलब आपको V को डबल करना है। V को डबल करना है मतलब जो फाइनल V है इट इज़ 2 टाइम्स V1, तो V2 की जगह पे V1 लिख दो, V2 इज इक्वल टू 2V, V2 इज इक्वल टू, सॉरी ऊपर नहीं नीचे लिखना है, V1 तो वैसे ही रहेगा, V2 की जगह पे 2V1 लिख देना है, तो V1 कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन रूट 2 बच गया। तो ये लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 आपका क्या आ जा रहा है, 1 अपॉन रूट 2, तो लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स लैम्डा 1, यानी कि आपका वेवलेंथ सेकेंड या फाइनल वेवलेंथ जो है वो इनिशियल वेवलेंथ के 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स है। सो वेवलेंथ इज डिक्रीज टू 1 अपॉन 2 टाइम्स। ये आपका सोल्यूशन आ गया। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जस्ट अ सेकेंड ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन एक्सपेरिमेंट द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ गिवन मेटल इज V0, स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 दिया हुआ है, व्हेन रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नॉट इज यूज्ड। If radiation of wavelength 2 lambda naught is used with the same metal, then the stopping potential will be। अच्छा सेकेंड केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल ढूंढना है तो दोनों केसेस लिख देते हैं। जैसे हमारे पास इक्वेशन क्या है बताओ, एच न्यू इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये इक्वेशन हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जहाँ पे क्योंकि इन्होंने लाइट का वेवलेंथ यूज़ किया है, फ्रीक्वेंसी यूज़ नहीं किया है, तो हम न्यू की जगह पे c बाय लैम्डा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे वर्क फंक्शन आ जाएगा। और इन्होंने स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात की है तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पे EV0 आ जाएगा। चलो ये इक्वेशन हम लोगों को यूज़ करना है। अब पहले केस में इन्होंने क्या बोला, वेवलेंथ होगा लैम्डा नॉट, तो HC बाय लैम्डा नॉट, वेवलेंथ लैम्डा नॉट यूज़ कर रहे हैं, वर्क फंक्शन 5 रहने दो, और आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो V0 दिख रहा है आपको, EV0। सेकेंड केस में उन्होंने क्या बोला कि अगर सपोज करो वेवलेंथ हम लोगों ने क्या यूज़ किया है 2 लैम्डा नॉट, इफ वेवलेंथ इज 2 लैम्डा नॉट तब क्या होगा, तो इसको 2 लैम्डा नॉट डाल दो और स्टॉपिंग पोटेंशियल मान लेते हैं आपका V है, और यही V हम लोग को ढूंढना है, ये V। तो अब देखो यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला इसमें इक्वेशन में देखोगे तो V0 HC लैम्डा ये सब कुछ है, बस कहीं पे आपका वर्क फंक्शन नहीं है। अगर वर्क फंक्शन नहीं है तो हमें वर्क फंक्शन को एलिमिनेट करना होगा, तो एक सिंपल सा काम करना है हमको, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में से माइनस कर देना है। तो अगर माइनस कर दोगे तो 5 माइनस 5 चला जाएगा। नाउ EV0 माइनस EV क्या हो जाएगा, EV0 माइनस V, राइट, और इज इक्वल टू यहाँ पे देखो HC बाय लैम्डा नॉट माइनस HC बाय लैम्डा नॉट, तो HC बाय लैम्डा नॉट तो कॉमन है, बाकी इधर 1 है इधर हाफ है, तो 1 में से हाफ गया तो हाफ बचेगा, और HC बाय लैम्डा नॉट तो है ही, तो हाफ HC बाय लैम्डा नॉट और HC बाय 2 लैम्डा नॉट इज इक्वल टू EV0 माइनस V, EV0 माइनस V, इधर आ जाएगा HC बाय 2 लैम्डा नॉट E इज इक्वल टू V0 माइनस V। तो यहाँ से आपको V का वैल्यू V यहाँ ले आओ, बाकी वहाँ भेज दो,
वी नॉट माइनस एच सी बाई 2 लैम्डा नॉट, ये आ जाएगा। वेरी सिंपल। देखो एक ही टाइप के क्वेश्चन, एक ही टाइप के फॉर्मूला है, बस उसी को घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे गए। मैंने पहले कहा था आपको, अब यही फॉर्मूला का ही नहीं पता है तुम्हें, थियरी नहीं पता है, तो एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट, सब अपने आप हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है क्वेश्चन में, एक ही चीज़ पे क्वेश्चंस घुमाए जाएंगे क्योंकि बहुत लिमिटेड थियरी है मॉडर्न फिजिक्स में। ओके, ऑप्शन सी आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। According to de Broglie hypothesis, if an electron of mass m is accelerated by potential difference v, then associated wavelength is lambda. When a proton of mass m is accelerated through potential difference 9v, फिर से देखो वही सेम क्वेश्चन घुमाया जा रहा है। Then the wavelength associated with it is, wavelength और आपका पोटेंशियल कैसे डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन का, हम लोगों ने देखा था अभी कि वेवलेंथ जो होता है वो 1.228 नैनोमीटर अपॉन रूट ऑफ v होता है ना। तो वेवलेंथ जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो हमको यहाँ पे देखना है कि लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 क्या है। लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मास भी दिया हुआ है ना, गड़बड़ हो जाएगा। According to de Broglie hypothesis, if an electron of mass m is accelerated by potential difference v, then associated wavelength is lambda. When a proton, अच्छा इन्होंने वही वैल्यू बदल दिया, ये घपला है। देखो ये फॉर्मूला सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए है, और इन्होंने पहले केस में इलेक्ट्रॉन लिया, दूसरे केस में प्रोटॉन लिया, तो ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे हम लोग। फिर हम लोग को चार्ज पार्टिकल वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। चार्ज पार्टिकल वाला फॉर्मूला क्या होता है, h अपॉन अंडर रूट 2m q इंटू वी, ये चार्ज पार्टिकल के लिए। तो देखो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है दोनों सेम होता है, तो चार्ज से हमें लेने देना नहीं है, चार्ज दोनों का सेम है, ई और ई। उसका भी, इसका बस क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, उसका पॉजिटिव चार्ज होता है, पर चार्ज दोनों का सेम होता है। हाँ, दोनों का मास अलग अलग होगा। तो अगर आप देखोगे तो लैम्डा का जो वैल्यू है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m और v का स्क्वायर रूट। सिर्फ v नहीं बल्कि इसमें m भी आ जाएगा। हम जो अभी फिलहाल 1.28 वाला यूज कर रहे थे वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए था, पर यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों यूज किया जा रहा है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू अंडर रूट m1v1 अपॉन m2v2, है ना, ऐसा यूज कर सकते हो। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन का जो भी रहेगा उसको 1 मान लेते हैं, लैम्डा 1, और प्रोटॉन का लैम्डा 2 मान लेते हैं सब वेवलेंथ। तो पूछा क्या गया है कि अकॉर्डिंग टू de Broglie hypothesis, if an electron of mass m is accelerated by potential difference v, then associated wavelength is lambda. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का लैम्डा और v पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन मतलब आपका 1, जो भी 1 हम यूज कर रहे हो इलेक्ट्रॉन के लिए यूज कर रहे हैं। 1 इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉन एंड 2 इज यूज्ड फॉर प्रोटॉन। तो लैम्डा 1 का वैल्यू लैम्डा दिया हुआ है, अब पोटेंशियल जो दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का वो v दिया हुआ है। इसमें एक और चीज है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोटॉन का देके रखा हुआ है और उसका मास भी देके रखा है कैपिटल M, तो और इलेक्ट्रॉन का मास आपको स्मॉल m देके रखा हुआ है। इसका मतलब m1 का वैल्यू स्मॉल m है, और वहीं पे आपको लैम्डा 2 ढूंढना है। उसके बाद क्योंकि वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ प्रोटॉन ये आपको ढूंढना है। पोटेंशियल जो प्रोटॉन का है पोटेंशियल डिफरेंस वो 9 भी दिया हुआ है, और मास जो आपको दिया हुआ है प्रोटॉन का m2 दिया हुआ है। सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको लैम्डा 2 मिल जाएगा। लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा, क्योंकि लैम्डा 1 का वैल्यू लैम्डा है, इज इक्वल टू m1 मतलब m, v1 मतलब v अपॉन m2 मतलब कैपिटल M, v2 मतलब 9v। तो यहाँ पे v और v कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 बाहर आ जाएगा, तो 1/3 अंडर रूट m बाई m। सो लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1/3 अंडर रूट m बाई m इंटू लैम्डा। यही आपका प्रोटॉन का वेवलेंथ आएगा। देख लो, लैम्डा बाई 3 अंडर रूट स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, और ये आपका ऑप्शन सी आ रहा है। देखो दोनों में बस ये ऊपर नीचे का फर्क है, ध्यान से देखना, ऊपर स्मॉल m आएगा, नीचे कैपिटल M आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम अ सर्टेन मेटल एट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू देके रखा हुआ है। If the radiation of frequency 2 nu is incident on the metal plate, the maximum velocity of the emitted photoelectron will be, velocity पूछा है, ठीक है। अब देखो हमारे पास इक्वेशन क्या था, h nu is equal to phi प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो अब phi को हम लोग को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में निकला है, तो क्या लिखोगे, h nu is equal to h nu नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये हमारा फॉर्मूला था।
अब इन्होंने फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है, जो आपका फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, वो 2 न्यू है। तो आप ये फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 2h न्यू, क्योंकि 2 न्यू दिया हुआ है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है, न्यू दिया हुआ है, तो न्यू नॉट की जगह पे न्यू आ जाएगा। अब प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमको स्पीड चाहिए तो मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² लिख दे रहा हूँ, जहाँ पे मुझे v का वैल्यू चाहिए। तो h न्यू यहाँ आ जाएगा, तो 2 न्यू माइनस h न्यू दैट विल बी इक्वल टू h न्यू दैट इज इक्वल टू हाफ mv², ये वेलोसिटी है। तो v² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा अपॉन m, इसका मतलब वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 2h न्यू बाय m का स्क्वायर रूट, ये स्पीड या वेलोसिटी हमको ढूंढना था, अंडर रूट 2h न्यू बाय m, आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रिपल्ड when the de Broglie wavelength associated with it will change by a factor। well देखो, de Broglie wavelength जो है उसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में h अपॉन अंडर रूट 2me। तो हम अगर काइनेटिक एनर्जी को ट्रिपल करते हैं, यहीं से देख लो, काइनेटिक एनर्जी को ट्रिपल करते हैं, तो क्योंकि अब देखो आपका काइनेटिक de Broglie wavelength जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ई। तो अगर आप उसको ट्रिपल करोगे तो लैम्डा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लैम्डा डिक्रीजेस बाय √3 टाइम्स। ट्रिपल करोगे नीचे तो रूट में आ जाएगा, √3 आ जाएगा, √3 टाइम्स कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो डिक्रीजेस बाय 1/√3 टाइम्स है ना, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो डिनोमिनेटर में आ रहा है तो हम फैक्टर 1/√3 लिखेंगे। 1/√3 क्यों लिख रहे हो, क्योंकि डिक्रीजेस बाय है, डिक्रीजेस बाय है। अब वर्ड यहाँ पे उन्होंने चेंज बाय लिखा हुआ है, इसका मतलब साफ है कि अगर आपका लैम्डा 2 हो गया तो वो क्या होगा, लैम्डा 1/√3, क्योंकि √3 टाइम डिक्रीजेस है, तो √3 टाइम डिक्रीजेस है, मतलब लैम्डा 1 को √3 से डिवाइड करोगे तो लैम्डा 2 मिलेगा। तो आपका वेवलेंथ जो है वो 1/√3 टाइम्स लैम्डा 1 हो जाएगा, तो 1/√3 टाइम्स, ठीक है। तो फैक्टर आपका 1/√3 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। The maximum velocity of the photoelectron emitted by the metal surface is v। मैक्सिमम वेलोसिटी है v, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी है पोटेंशियल नहीं है, वेलोसिटी है। चार्ज एंड मास ऑफ द फोटोइलेक्ट्रॉन इज डिनोटेड बाय E and M रिस्पेक्टिवली। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन वोल्ट इज, देखो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो आपका EV0 होता है, V0 यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होता है हाफ mv², और देखो यहाँ पे जो ये v होता है ना वो मैक्सिमम वेलोसिटी ही होता है, और जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ही होता है, दैट इज इक्वल टू EV0। तो आपको चाहिए क्या बताओ, द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो सिंपल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 इज इक्वल टू mv² अपॉन 2e। ये तो बहुत बड़ा सिंपल है भाई, mv² अपॉन 2e, ऑप्शन डी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ मेटल इज 15 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, यानी कि न्यू नॉट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 15 × 10⁻14 हर्ट्ज दिया है, ओके। द लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम यूनिट फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस, विल फोटो इलेक्ट्रॉन कम आउट और नॉट। अच्छा, जो हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे वेवलेंथ ना, रेडिएशन का वेवलेंथ वो है 6000 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो क्या आपका फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएगा कि नहीं आएगा, बात सिंपल है। आप जो भी फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह पे वेवलेंथ दे रखा है, तो आप पहले इसका फ्रीक्वेंसी निकालो। फॉर्मूला क्या है, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू, सॉरी, तो सी का वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, लैम्डा आपका क्या हो जाएगा 6000, तो कितना हो जाएगा 3 1 3 2 6 0 0 0, तो 1/2 0.5 हो जाएगा, 0.5 ये 3 0 हट जाएगा, 10⁵ इन्होंने कितना दिया, 15 × 10⁴ दिया हुआ है भाई। ये तो आपका 5 × 10⁴ आ रहा है हर्ट्स, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो ये एमिट नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन डी, विल नॉट बी एमिटेड। आप जो भी एनर्जी दे रहे हो या जो भी फ्रीक्वेंसी दे रहे हो, वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए, तो ही फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, नहीं हुआ।
आगे बढ़ते हैं, फिर नहीं हुआ तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन डबल्स इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ चेंजेस बाय अ फैक्टर। अब देखो ये अभी हम लोगों ने किया था लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट h अपॉन अंडर रूट 2me। काइनेटिक एनर्जी को डबल करोगे तो क्या होगा बताओ, क्योंकि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ई, तो काइनेटिक एनर्जी को डबल करोगे यहाँ पे ई को, इफ ई इज डबल्ड, डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है लैम्डा डिक्रीजेस बाय √2 या डिक्रीजेस √2 टाइम्स, क्योंकि नीचे डबल करोगे ना तो डिनोमिनेटर में डबल करोगे तो √2 आ जाएगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो डिक्रीज हो जाएगा, √2 टाइम्स हो जाएगा। मतलब आपका जो नया वेवलेंथ होगा लैम्डा 2 दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा 1 टाइम्स डिवाइडेड बाय √2, तो 1 अपॉन √2 टाइम्स हो जाएगा। सेम क्वेश्चन था, खाली नंबर 3 का 2 कर दिया। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था ये वाला। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द एनर्जी दैट शुड बी एडेड टू एन इलेक्ट्रॉन टू reduce its de Broglie wavelength from 10⁻⁻10 meter to 0.5 into 10⁻⁻10 meter will be the energy that should be added to an electron। ठीक है, देखो लैम्डा 1 का वैल्यू मान के चलते हैं h अपॉन अंडर रूट 2m E1 हो जाएगा। लैम्डा 2 का वैल्यू h अपॉन अंडर रूट 2m E2 इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। कितना एनर्जी ऐड करना पड़ेगा ताकि आपका जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो इससे ये हो जाए? तो इसके लिए आप एक काम करो, आप दोनों एनर्जी निकाल लो और उसमें डिफरेंस निकाल लो, तो जो डिफरेंस होगा उतना एनर्जी ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ से अगर आप देखोगे दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे, एक काम करते हैं पहले इसी को देख लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो लैम्डा 1 का स्क्वायर हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन 2m E1, तो E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? E1 का वैल्यू हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा 1 का स्क्वायर, ठीक है। और ठीक है, E2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? E2 विल बी इक्वल टू, अब इसी में सेम चीज़ सब कुछ है, बस आप क्या करो यहाँ पे लैम्डा चेंज कर दो, 2m लैम्डा 2 का स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा आपका? E2 डिवाइडेड बाई E1 विल बी इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड करना है तो जो भी कांस्टेंट से खत्म हो जाएगा, खाली लैम्डा 2 स्क्वायर लैम्डा 1 स्क्वायर बचेगा। तो E2 में क्या बचेगा बताओ? 1 अपॉन लैम्डा 2 स्क्वायर बचेगा और E1 में अपना 1 अपॉन लैम्डा 1 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये उल्टा पड़ जाएगा, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका E2 अपॉन E1 जो होगा वो क्या होगा? लैम्डा 1 मतलब पहले वाला केस क्या था? 10⁻⁻10 था, 10⁻⁻10। सेकेंड केस में 0.5 इंटू 10⁻⁻10 है, ये रहा, और इनका स्क्वायर हो जाएगा तो ये गया ये गया। 0.5 को 1/2 लिखोगे, 1/2 लिखोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये E2 अपॉन E1 जो है वो आपका कितना हो जाएगा? तो E2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स E1, E2 जो होगा वो 4 टाइम्स E1 ऐसा दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब हमें चेंज लाना है तो डेल्टा E, कितना एनर्जी हमने ऐड किया? डेल्टा E दैट इज E2 माइनस E1। तो E2 का वैल्यू जो है यहाँ पे देख रहे हो आप 4 टाइम्स E1 है, तो 4 टाइम्स E1 माइनस E1 कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स E1, मतलब आपको 3 गुना एनर्जी इनिशियली जो एनर्जी था उसका 3 गुना ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो इक्वल टू इट्स इनिशियल एनर्जी और 3 टाइम्स इट्स इनिशियल एनर्जी, इतना ऐड आपको करना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। The wavelength lambda of a photon and the de Broglie wavelength of an electron have same value. Wavelength lambda of a photon and de Broglie wavelength of an electron have same value. अब फोटोन का जो वेवलेंथ होता है वो कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग बताओ? लैम्डा इज इक्वल टू, फोटोन का जो वेवलेंथ होता है दैट इज इक्वल टू E/c डिफाइन किया जाता है, E/c, क्योंकि E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा होता है ना। E इज इक्वल टू क्या होता है? hc बाय लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा? hc बाय e हो जाएगा, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं? hc बाय e, ठीक है। ये हो गया फोटोन का वेवलेंथ, ठीक है। द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ फोटोन एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और इसको लैम्डा लिख देते हैं। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा बताओ? डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा h बाय p,
या आप लिख सकते हो यहाँ पे h अपॉन मास इंटू वेलोसिटी। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक काम करो यहाँ पे, यही रहने दो। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन पूछा गया है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन का कोई लॉजिक नहीं बनता, ये कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे, सीधा यहाँ पे एनर्जी आना चाहिए। नहीं, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखा है, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखा है, सिर्फ एनर्जी लिखा है, क्योंकि फोटोन का सिर्फ एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी वर्ड हम फोटोन के लिए यूज़ नहीं करते हैं। तो रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन, तो यहाँ से आप देखोगे तो फोटोन की एनर्जी ई जो है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, ई इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा। तो ये तो हम जानते ही हैं, ये फोटोन की एनर्जी आ गई, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग को काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, उसके लिए पहले पी निकाल लो। पी इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे आपको अच्छा डी ब्रॉगली, अच्छा एक सेकेंड, डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम होता है ना, तो सिंस लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा ई है, तो आप लैम्डा एक जगह पे लैम्डा डाल सकते हो, तो आपका लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी हो जाएगा। ये हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, क्योंकि दोनों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, तो हमने लैम्डा एक जगह पे लैम्डा यूज़ कर लिया, और यहाँ से आप पी का वैल्यू निकाल लो एच बाई लैम्डा। तो ये इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हो गया। अब इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी अगर आप निकालना चाहते हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या होगा, पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो पी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, एच स्क्वायर स्क्वायर अपॉन लैम्डा का स्क्वायर इंटू 2m। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और ये फोटोन की एनर्जी है, दोनों का रेशियो निकाल लो, ई अपॉन ई सी। तो ई अपॉन ई सी, ई अपॉन ई विल बी इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। ये वाला वैल्यू डाल दिया यहाँ पे। अब देखो लैम्डा गया, h और h गया, एक ही h गया सॉरी यहाँ से, और c तो है नहीं यहाँ पे, तो आपका 2m लैम्डा ऊपर चला जाएगा, 2m लैम्डा, और c भी है साथ में, और नीचे एक h बच जाएगा, 2m लैम्डा c अपॉन h, और ये आपका इक्वेशन c आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। When radiation of wavelength A is radiation of wavelength A नहीं होगा, ये मेरे हिसाब से लैम्डा होगा, क्वेश्चन में गड़बड़ है, लैम्डा लिख लो। When radiation of wavelength lambda is incident on a metallic surface, the stopping potential is V. If same surface is illuminated with radiation of wavelength 2 lambda, then stopping potential becomes V by 3. Okay, the threshold wavelength of the surface is, अच्छा देखो, अगर मान लो हमने लैम्डा वेवलेंथ डाला था, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा V था। जब हम लोग ने सेम सरफेस पे लैम्डा 2 लैम्डा डाला, तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल V by 3 बन गया। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा गया है, तो एक काम करो, हमारे पास इक्वेशन क्या था, h न्यू इज इक्वल टू फाई प्लस EV नॉट। काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हम EV नॉट लिख रहे हैं, ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अब यहाँ पे देखो कि हम न्यू की जगह पे c बाय लैम्डा लिखेंगे, क्योंकि लैम्डा हमें देके रखा हुआ है, और यहाँ पे h न्यू नॉट लिखेंगे प्लस EV नॉट। इसमें एक और चीज़ करेंगे, क्योंकि इन्होंने भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बात नहीं की है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में बात किया है। तो न्यू नॉट की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे c बाय लैम्डा नॉट यहाँ पे भी लिखेंगे। न्यू नॉट वेवलेंथ के टर्म्स में c बाय लैम्डा नॉट होता है। तो फाइनली हमारा इक्वेशन क्या बन गया, hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा नॉट इंटू EV नॉट। पहला केस देखो, अगर हम लैम्डा यूज़ कर रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V है, तो hc बाय लैम्डा अगर यूज़ कर रहे हैं तो hc बाय लैम्डा नॉट प्लस EV आ जाएगा, ये पहला केस। सेकेंड केस में क्या बोला है, अगर हम 2 लैम्डा यूज़ कर रहे हैं, hc बाय 2 लैम्डा यूज़ कर रहे हैं, तो ये hc बाय लैम्डा नॉट प्लस ये क्या हो जाएगा, V by 3 हो जाएगा, तो EV by 3 हो जाएगा, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका V by 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 2 आ गया। क्या चाहिए इनको, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ चाहिए, मतलब लैम्डा नॉट चाहिए। लैम्डा नॉट इन्होंने किसके टर्म्स में दिया है, लैम्डा के टर्म्स में दिया है, मतलब ये रहेगा इक्वेशन में चलेगा, बस V गायब कर दो। अब V गायब करने के लिए क्या करोगे, देखो इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ EV आ जाएगा। अब आपने माइनस कर दो दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो क्या हो जाएगा बताओ,
3hc/2 लैम्डा इज इक्वल टू 3hc/λ0 प्लस EV। 3 गया यहाँ का, इसको इक्वेशन 3 बना दो। इसके नीचे इक्वेशन 1 लिख दो, hc/λ इज इक्वल टू hc/λ0 प्लस EV। इक्वेशन 1 है और दोनों को माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो गया। अब इस साइड क्या बचा देखो, 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1, hc/λ तो रहेगा ही, 3/2 माइनस 1 करोगे तो 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 hc/λ, hc/λ यहाँ बच गया, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 3 hc/λ0 माइनस 1 hc/λ0 मतलब 2 hc/λ0। ठीक है, और ये तो फिर जीरो हो जाएगा, माइनस करोगे तो EV माइनस EV जीरो हो गया, तो यहाँ से HC भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पलट दो, 2 लैम्डा इज इक्वल टू λ0/2, तो λ0 क्या हो जाएगा, 4 लैम्डा हो जाएगा। बस 4 लैम्डा आपका आंसर आ गया, दैट इज ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। देखो, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 16 टाइम्स द परसेंटेज चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल विल बी। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होता है वो h/√2me होता है, √2me। तो काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स अगर चेंज किया, इंक्रीज किया, तो परसेंटेज इन डी ब्रॉगली आपको पूछा गया है। तो आप एक काम करो, यहाँ पे पहले तो काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी E2 इज अपॉन E1 क्या होगा, देखो जब भी परसेंटेज में इंक्रीज डिक्रीज रहा तो आपको क्या करना है, इनिशियल वैल्यू को 100 मान लेना है। तो आपका E1 इनिशियल वैल्यू अगर 100 है, 16% इंक्रीज कर दिया गया है, तो ये 116 हो जाएगा। ठीक है, तो E2 अपॉन E1 आपका 116 हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या करना है ना, हम लोग को क्या करना है, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ करना है। अब देखो, एनर्जी बढ़ाओगे तो वेवलेंथ कम हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, √E के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, λ2 अपॉन λ1 निकालेंगे। अब देखो, क्योंकि लैम्डा आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √E है, √E के प्रोपोर्शनल है, तो λ2 अपॉन λ1 आपका √E1 अपॉन E2 आ जाएगा। और E1 अपॉन E2 क्या होता है, यहाँ पे देखो E2 अपॉन E1 जो है, तो मैं अगर E1 अपॉन E2 निकालूँ यहाँ से, तो 100/1 अपॉन 116 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 100 अपॉन 116। ठीक है यार, ये तो बड़ा अजीब है, 16 टाइम्स, एक सेकेंड, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ, क्योंकि 16 टाइम्स है तो 4 तो डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, तो ये करने की क्या ज़रूरत है। एक काम करो, सुनो, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं क्या करना है। देखो, क्योंकि 16 है ना, 16 का स्क्वायर रूट है। देखो, अगर आप, क्योंकि लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√E है, तो अगर मान लो 16 टाइम्स, इफ E इज इंक्रीज्ड 16 टाइम्स, इफ E इज इंक्रीज्ड 16 टाइम्स, अच्छा उन्होंने 16 टाइम्स बोला था, मैंने गलत सॉल्व कर दिया था, वो 16 E उसमें ऐड हो जाएगा, गड़बड़ कर दिया था मैंने। ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं, 16 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है, तो E है तो E2 आपका 16E हो जाएगा। मैं वो तरीका भी बता देता हूँ आपको, ये शॉर्ट तरीका है, देखो नहीं समझेगा तो तरीका भी बता देता हूँ। E अगर आप 16 टाइम्स इंक्रीज करोगे तो आपका लैम्डा जो है, लैम्डा डिक्रीजेस, क्योंकि अंडर रूट में है E, √16 टाइम्स, और √16 टाइम्स का क्या मतलब होता है, 4 टाइम्स, मतलब आपका लैम्डा 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो बात सिंपल है, λ2 अपॉन λ1 विल बी इक्वल टू, λ2 अपॉन λ1 विल बी इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। λ2 अपॉन λ1, λ1 4 है तो λ2 1 हो जाएगा, 4 टाइम्स डिक्रीज हो गया। अब हमें क्या बोला, परसेंट चेंज, जब भी परसेंट चेंज निकालना होता है आपको, तो आप चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100 करते हो, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। चेंज में क्या करोगे, अब देखो बाद वाला डिक्रीज हुआ है, बाद वाला जो वेवलेंथ है वो कम हो गया ना, तो आप क्या करोगे, जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, λ1 माइनस λ2, ये डिक्रीज हो गया।
ओरिजिनल से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से आप देख सकते हो कि लैम्डा 2 का वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो लैम्डा 1/4। तो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1/4 अपॉन लैम्डा 1 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा? ये देखो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 3/4 इंटू 100 हो जाएगा। अब 3/4 इंटू 100 का मतलब 4 1 ज़ा 4 25 ज़ा 25 3 75%, 75% चेंज आया है यहाँ पे, तो आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, मेथड 2। जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे E2 अपॉन E1 ले लो और ओरिजिनल वाले को 100 मान लो। अगर आपका ओरिजिनल 100 है और आपने 16 टाइम्स बढ़ा दिया है, 16 टाइम्स एनर्जी बढ़ा दिया है, तो पहले 100 है तो बाद में 1600 हो जाएगा। 16 टाइम्स आपने बढ़ा दिया ना, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका एनर्जी E2 जो है इट इज इक्वल टू 4 टाइम्स E1। E2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स E1। अब आपको पता है कि लैम्डा 2 जो है, लैम्डा जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ ई। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ ई, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं बताओ? लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू अंडर रूट, उल्टा आ जाएगा, E1 अपॉन E2। सो दैट इज इक्वल टू E1 अपॉन, नाउ E2 का वैल्यू क्या आएगा बताओ? एक सेकेंड, यहाँ पे क्या किया मैंने यार, 4 क्यों लिख दिया मैंने? सॉरी भौरा गया लगता है। E2 इज इक्वल टू 16 टाइम्स E1 आएगा, 16 ही आएगा ना, 0 0 कट के 4 क्यों लिख दिया यार? 4 यहाँ पे हो जाएगा बाद में, ये पहले का मेरे दिमाग में चल रहा था शायद। तो यहाँ पे E2 का वैल्यू आप डाल दोगे 16 E1, 16 E1 कैंसिल हो जाएगा और 1 अपॉन 16 का रूट 4 हो जाएगा। इसका मतलब लैम्डा 2 का वैल्यू लैम्डा 1 अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका वेवलेंथ है लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा, ये देखो यही सेम चीज आ गया यहाँ पे, लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1/4। उसके आगे का प्रोसेस आपको सेम करना है। अगर आपको इंक्रीज निकालना है या परसेंटेज चेंज निकालना है तो चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको 75% मिल जाएगा। बस ये वाला प्रोसेस जो था ये डायरेक्ट किया था मैंने एनालाइज करके, यहाँ पे आपका मैथमेटिकल तरीका फिक्स तरीका है, इससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। When a surface 1 centimeter thick is illuminated with light of wavelength lambda, the stopping potential is V0। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कई बार सॉल्व कर चुके हैं। लैम्डा वेवलेंथ के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 है। When the same surface is illuminated by light of wavelength 3 lambda, तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल बन जाता है V0/6। ये 1 सेंटीमीटर से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे थिकनेस की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द मेटल सर्फेस इज, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमको निकालना है। अब इक्वेशन देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस EV0, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। काइनेटिक एनर्जी की जगह पे EV0 आ गया, वर्क फंक्शन फाई की जगह पे आपका एच न्यू नॉट आ गया और यहाँ पे एच न्यू है। अब सब वेवलेंथ के टर्म्स में बात हो रही है, तो यहाँ पे HC/λ हो जाएगा, यहाँ पे C/λ0 हो जाएगा और प्लस EV0 होगा। चलो अब यहाँ पे पहला केस देखो क्या दे रखा है, लैम्डा का V0, यहाँ पे लैम्डा तो यहाँ पे V0, तो ये HC/λ इज इक्वल टू HC/λ0 प्लस EV0। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा ये बोल रहा है कि आपका अगर 3 लैम्डा यूज करेंगे तो V0/6 हो जाएगा, तो HC/3 लैम्डा यूज करेंगे तो ये आपका V0 जो है वो V0/6 हो जाएगा, V0/6। ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। क्या करना है आपको, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ चाहिए। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लैम्डा के टर्म्स में ही चाहिए इनको, तो ये V0 वाला पार्ट हटाना पड़ेगा आपको। V0 वाला पार्ट हटाने के लिए इस इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर दो, जो नंबर यहाँ पे रहेगा ना उससे हम डिवाइड कर दे रहे हैं। 6 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 6/3 मतलब 2 HC/λ इज इक्वल टू 6 HC/λ0 और प्लस ये हो जाएगा EV0। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 3 और 1 उसके नीचे लिख दो, HC/λ इज इक्वल टू HC/λ0 प्लस EV0। ये इक्वेशन 1 हो गया। माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये गया 2 - 1 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा HC/λ इज इक्वल टू 6 - 1 हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 5 HC/λ0। ये गया लैम्डा नॉट का वैल्यू आपका 5 लैम्डा आ जाएगा।
पाई लैम्डा इज योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पजेस्ड बाय फोटोन। देखो फोटोन के पास एनर्जी होता है, मोमेंटम होता है और स्पीड होता है। स्पीड तो 3 × 10⁸ लाइट की स्पीड होती है। एनर्जी होता है, मोमेंटम होता है, स्पीड वेलोसिटी है, मतलब स्पीड है। चार्ज नहीं होता, चार्ज नहीं होता, चार्जलेस होता है वो फोटोन। अगला, द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन। अच्छा, एनर्जी ऑफ अ फोटोन, एनर्जी ऑफ अ फोटोन is equal to kinetic energy of proton, kinetic energy of proton. Let lambda 1 be the de Broglie wavelength of proton and lambda 2 be the wavelength of associated with the photon. फोटोन का वेवलेंथ अगर लैम्डा 2 है तो उसका एनर्जी जो होगा वो hc/λ हो जाएगा, यानी कि hc/λ2। और अगर मैं फोटोन की प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन का जो वेवलेंथ है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वो लैम्डा 1 दिया है। लैम्डा 1 विद द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 का वैल्यू ढूंढना है आपको। तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 अगर आपको चाहिए तो एक काम करो, यहाँ पे लैम्डा 1 क्या लिखोगे, तो गड़बड़ हो जा रहा है। लैम्डा 1 कैसे आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा 1 विल बी इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m e और e ऑफ प्रोटॉन, है ना। पर क्योंकि e ऑफ प्रोटॉन e के इक्वल है तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, लैम्डा 1 इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m e लिख दोगे, दैट इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m, और e की जगह पे क्या लिख सकते हो, hc/λ2। e इज इक्वल टू फोटोन है ना, फोटोन का e इज इक्वल टू hc/λ2 हो जाएगा, तो hc/λ2, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो लैम्डा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर अपॉन 2m h का स्क्वायर c का स्क्वायर अपॉन लैम्डा 2 का स्क्वायर। आई थिंक इट इज करेक्ट, राइट। h स्क्वायर नहीं, हाँ ठीक है, नहीं एच सी का स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी, ये तो स्क्वायर रूट के अंदर था ना, तो 2m hc/λ2 हो जाएगा, करेक्ट। ये लैम्डा 2 में स्क्वायर रूट आ रहा है, नॉट श्योर कि आपका ई पे कैसे डिपेंड करेगा, चलो देख लेंगे बाद में हम लोग। एक काम, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 की बात हो रही है, चलो देखते हैं यार। एच और एच हो जाएगा कैंसिल, हाँ, लैम्डा 1 ई चाहिए, लैम्डा 2 चाहिए। एक काम करो, ई यहाँ से तो मिल गया हम लोग को लैम्डा 1, और लैम्डा 2 यहाँ से मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, एक सेकेंड रुक जाओ, इसको इक्वेशन 1 बना लो और इसको इक्वेशन 2 बना लो, ठीक है। क्योंकि इन्होंने ई पूछा ना तो ई इक्वेशन में रहना चाहिए। तो आपका ई hc/λ2 जो कि फोटोन का वेवलेंथ है, और ईपी की जगह पे ई डाल के हमने ये इक्वेशन बना दिया। तो हमको लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 चाहिए, तो एक काम करो, यहाँ से आप लैम्डा 2 का वैल्यू ले लो। लैम्डा 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, hc/e, ये इक्वेशन 1 बना लो और लैम्डा 1 का ये इक्वेशन बना लो, फिर दोनों को डिवाइड कर दो। तो अब यहाँ से लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 क्या आ जाएगा, h अपॉन अंडर रूट 2me अपॉन hc/e। तो h और h तो गया, e चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका e अपॉन c अंडर रूट 2me, और दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन c रूट ऑफ 2m, तो रहने ही दो, ये सब कांस्टेंट है। ऊपर आएगा e और नीचे आएगा रूट ऑफ e। इसको मैं कांस्टेंट के एज्यूम कर लेता हूँ पूरे पार्ट को, ये जो पूरा पार्ट है ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा। एक सेकेंड, ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसको हम लोग k लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका k e। अब देखो ये रूट ई है ना, तो रूट ई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा रूट ऑफ ई, ठीक है। तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू k रूट ऑफ ई, दैट इज इक्वल टू k e रेस टू 1/2। पावर का मतलब होता है, रूट ई का मतलब होता है पावर 1/2। भी आएगा आंसर, और क्या। Photoelectric emission is observed from a metallic surface of the frequencies nu1 and nu2 of the incident light rays, or nu1 is greater than nu2. Photoelectric emission is observed from a metallic surface of frequencies
मेटालिक सरफेस का फ्रीक्वेंसी, कौन सा फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है क्या? चलो आगे देखते हैं. इफ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इन फर्स्ट केस टू दैट इन सेकेंड केस इज 2:k, देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटालिक सरफेस इज. अच्छा, यहाँ पे लाइट की फ्रीक्वेंसी देखी गई है, दी गई है, और द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटालिक सरफेसेस. ओके, हाँ ठीक है. एक ही मेटल का सरफेस है, उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फिक्स है, वही हमसे पूछा गया है. क्वेश्चन थोड़ा समझना भी चाहिए. वही हमसे पूछा गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमसे पूछा गया है. बाकी हमने दो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे यूज़ किया, ν1 और ν2, लाइट की दो फ्रीक्वेंसी यूज़ की फोटोन की, जिसमें आपका ν1 ν2 से बड़ा है. काइनेटिक एनर्जी जो है वो 2:k मिला हमें. ठीक है, तो यहाँ पे किसका काइनेटिक एनर्जी का रेशियो देके रखा है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इन फर्स्ट केस टू दैट इन सेकेंड केस. मतलब काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2, इसका रेशियो हमको देके रखा हुआ है 2/k. तो हमें न्यू नॉट का वैल्यू पूछा गया. चलो ठीक है, यहाँ पे देखो एच न्यू इज इक्वल टू 5 प्लस, अब देखो 5 के जगह पे मैं एच न्यू नॉट डायरेक्टली यूज़ कर ले रहा हूँ, प्लस काइनेटिक एनर्जी 1. ठीक है, तो यहाँ से आपको काइनेटिक एनर्जी 1 का वैल्यू मिल जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. उसी तरीके से आपको काइनेटिक एनर्जी 2 का वैल्यू मिल जाएगा, एच न्यू. अच्छा, पहले केस में फ्रीक्वेंसी यूज़ किया गया है ν1, तो यहाँ पे ν1 यूज़ करो. सेकेंड केस में ν2 यूज़ किया गया है, तो ν2 यूज़ करो, एच न्यू नॉट. दोनों को डिवाइड कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू एच न्यू 1 माइनस एच न्यू नॉट अपॉन एच न्यू 2 माइनस एच न्यू नॉट. इसका वैल्यू क्या है आपका, 2/k आएगा. 2/k इज इक्वल टू एच न्यू 1 माइनस एच न्यू नॉट. अच्छा, एच कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो. चलो, एच कॉमन ले लिया, ν1 माइनस न्यू नॉट अपॉन एच कॉमन ले लिया, ν2 माइनस न्यू नॉट. एच और एच गया, इसको यहाँ ले आओ, न्यू नॉट का वैल्यू चाहिए हमें. देखो इसको यहाँ ले आओगे तो 2 न्यू नॉट 2 माइनस 2 न्यू नॉट इज इक्वल टू k, वहाँ ले जाओ, k न्यू 1 माइनस k न्यू नॉट. ठीक है, न्यू नॉट का वैल्यू चाहिए हमको, तो क्या करोगे. अब यहाँ पे देख ले, k माइनस 2 या k माइनस 1, k माइनस दिया हुआ है ना, तो इस k को यहाँ ले आओ, k हमको पॉजिटिव में चाहिए, और इसको यहाँ भेज दो. तो k न्यू नॉट यहाँ ले आओ, k न्यू नॉट यहाँ ले आया, माइनस 2 न्यू नॉट, ये भी हो गया, इज इक्वल टू इस साइड आपका k न्यू 1 है, और 2 न्यू 2 को वहाँ लिख जाओगे तो माइनस 2 न्यू 2 हो जाएगा. और हमें न्यू 1 बढ़ा दिया हुआ ना न्यू 2 से, चलो कोई दिक्कत नहीं. तो यहाँ पे आप न्यू नॉट का वैल्यू k माइनस 2 न्यू नॉट कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आएगा, k न्यू 1 माइनस 2 न्यू नॉट, तो ये नीचे चला जाएगा, तो न्यू नॉट का वैल्यू आपका आ जाएगा k न्यू 1 माइनस 2 न्यू नॉट 2 न्यू 2 अपॉन k माइनस 2. k माइनस 2 एक में ही दिख रहा है नीचे, यहाँ पे k न्यू 1 माइनस 2 न्यू 2 दैट अपॉन k माइनस 2. चलो आगे बढ़ते हैं. An electron of mass me having de Broglie wavelength lambda e and a proton of mass mp having de Broglie wavelength lambda 2 are accelerated through the same potential difference. The ratio of lambda e to lambda p. ठीक है, देखो लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी, तो लैम्डा इज इक्वल टू, अच्छा दोनों का थ्रू द सेम पोटेंशियल बोला गया है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए सेम है. तो देखो यहाँ पे h अपॉन अंडर रूट 2m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई होता है इंटू वी होता है, 2m q इंटू वी होगा. ठीक है, तो h अपॉन अंडर रूट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो चार्ज पार्टिकल है उसका यही फॉर्मूला होता है, तो अंडर रूट 2 मास ऑफ प्रोटॉन. चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का सेम होता है, बस खाली पॉजिटिव नेगेटिव में फर्क होता है, तो q भी दोनों का सेम हो जाएगा, v भी दोनों का सेम दिया हुआ है, तो सारा सेम कैंसल आउट हो जाएगा, बस यहाँ पे mp बचेगा, यहाँ पे me बचेगा, ये mp ऊपर चला जाएगा, और रूट में है तो mp अपॉन me आ जाएगा, mp अपॉन me का पावर 1/2, mp अपॉन me का पावर 1/2, ऑप्शन डी आ जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं.
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी ढूंढो, ऑप्शन बी। चलो वो तो थियरी वाला पार्ट है, आप सिनॉप्सिस में मिल जाएगा आपको। If the frequency of incident radiation is increased, keeping other factors constant, the stopping potential देखो ग्राफ हमने देखा था, stopping potential और frequency का ग्राफ स्ट्रेट लाइन था। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, ना भैया इंक्रीज ही होगा, इंक्रीज है तो इंक्रीज ही होगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। The maximum velocity of an electron emitted by light of wavelength lambda incident on a metal of work function phi is, मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब आपको ये इक्वेशन यूज करना होगा। देखो लैम्डा के टर्म्स में दिया है तो एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट। ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम ही होता है, तो वेलोसिटी भी इसका मैक्सिमम ही होगा। हमें मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा गया है, बस निकाल लो। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, एच सी बाय लैम्डा माइनस 5, तो ये हो जाएगा एच सी माइनस लैम्डा 5 अपॉन लैम्डा, ऊपर नीचे लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 वहाँ चला जाएगा, एच सी माइनस लैम्डा 5 अपॉन एम नीचे उतर जाएगा लैम्डा एम, तो वी का वैल्यू आपका आ गया 2 एच सी माइनस लैम्डा 5 अपॉन लैम्डा एम और इसका स्क्वायर रूट ढूंढ लो कहाँ पे, स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2, तो एच सी माइनस लैम्डा 5 अपॉन लैम्डा एम इंटू 2, यही लग रहा है मुझे। एम लैम्डा कहीं नीचे में दिख नहीं रहा है, यस ऑप्शन बी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन सर्टेन मेटालिक सर्फेसेस इल्यूमिनेटेड विद मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन, लैम्डा वेवलेंथ है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 3v0 है। इफ द सेम सर्फेस इज इल्यूमिनेटेड विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा, स्टॉपिंग पोटेंशियल v0 होता है। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, सेम क्वेश्चन। देखो मैं डायरेक्टली इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा आपको क्या पूछा है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा है। यहाँ पे आता है फाई नॉट, और फाई नॉट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एच न्यू नॉट, न्यू नॉट को मैं सी बाय लैम्डा नॉट लिख सकता हूँ, और प्लस काइनेटिक एनर्जी की जगह पे ई वी नॉट। इक्वेशन आपका ये होता है, वी नॉट आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है। पहला केस इन्होंने क्या बोला बताओ, वेवलेंथ लैम्डा यूज करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल 3v0 होगा, तो वेवलेंथ अगर लैम्डा यूज करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका 3v0 होगा, तो 3e v0 हो जाएगा, यहाँ पे 3e v0 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड केस में क्या बोला है, वेवलेंथ अगर हम लोग 2 लैम्डा यूज करेंगे तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल v0 हो जाएगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका इस केस में हो जाएगा v0, तो ई v0 आ जाएगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ढूंढना है हमको, लैम्डा नॉट का वैल्यू ढूंढना है, लैम्डा नॉट का वैल्यू लैम्डा के टर्म्स में है, तो v0 वाले पार्ट को खत्म करना है। फिर से खत्म करने के लिए क्या करोगे, इस इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो एच सी बाय लैम्डा में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 एच सी बाय लैम्डा आ जाएगा, 3 एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू 3 एच सी बाय लैम्डा नॉट, 3 एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस 3 ई वी नॉट, 3 ई वी नॉट, ये आपका इक्वेशन 3 आ गया। अब इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2 था, इक्वेशन 3 आ गया। अब इसी ये देखो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 सेम है, हमने इक्वेशन 2 को ही 3 से मल्टीप्लाई किया है। अब ये इक्वेशन 1 उठा के उसके नीचे रख दो, तो लेट्स सी बाय लैम्डा, एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट, यस एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस 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 3 वी नॉट, 3 वी नॉट, ठीक है। उसके बाद करोगे आप माइनस माइनस माइनस, ये गया 3 एच सी बाय लैम्डा माइनस 1 एच सी बाय लैम्डा, 2 एच सी बाय लैम्डा बच जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 3 माइनस 1, फिर यहाँ पे फिर 2 एच सी बाय लैम्डा नॉट बच जाएगा। देखो अब यहाँ पे सीधा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट आ गया, या लैम्डा नॉट इज इक्वल टू लैम्डा आ गया। आई थिंक इक्वेशन जो है मेरे हिसाब से एच सी बाय लैम्डा, एच सी बाय लैम्डा नॉट सही है ना यहाँ पे, 3 3 3 हो गया, ठीक है सही है। लैम्डा नॉट इज इक्वल टू लैम्डा, ओहो लैम्डा तो है ही नहीं यहाँ पे, ये हुआ है घपला, वापस से चेक कर लेते चलो। वेवलेंथ लैम्डा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 वी नॉट है, वेवलेंथ लैम्डा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 वी नॉट है। अगर आपका वेवलेंथ 2 लैम्डा हुआ, अरे बाप रे बाप, गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ कर दिया बच्चों, यहाँ पे 2 लैम्डा डालना भूल गया, सब गलत हो जाएगा।
सब गलत हो जाएगा, वापस कर रहा हूँ मैं, तो कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। 2 लैम्डा है तो आपका वी नॉट होगा, 2 लैम्डा है तो वी नॉट है, यहाँ पे 2 डालना भूल गया था। देखो सेम चीज़ है, यहाँ पे फिर से हम लोग को वी नॉट वाले पार्ट को हटाना है, तो इसको 3 बनाना पड़ेगा ताकि माइनस कर पाए, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन 2 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा 3hc/2 लैम्डा, 3hc/2 लैम्डा इज इक्वल टू 3hc/लैम्डा नॉट, 3hc/लैम्डा नॉट प्लस 3e वी नॉट। इसको इक्वेशन 3 ले लो और इक्वेशन 1 इसके नीचे लिख दो। तो hc/लैम्डा, hc/लैम्डा इज इक्वल टू hc/लैम्डा नॉट, hc/लैम्डा नॉट प्लस 3v नॉट, 3v नॉट, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। फिर क्या करना है बताओ, माइनस माइनस माइनस, ये गया 3/2 माइनस 1 कितना होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 hc/लैम्डा हो गया। 3 माइनस 1 कितना होता है, 2 होता है, 2 hc/लैम्डा नॉट हो गया। hc गया तो लैम्डा नॉट यहाँ आ जाएगा और आपका 2 लैम्डा वहाँ चला जाएगा, तो आई थिंक 4 लैम्डा आ जाएगा। 4 लैम्डा तो होगा, 4 लैम्डा तो है भाई, 4 लैम्डा आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। When the light of frequency 2 nu naught is incident on a metal surface, the maximum velocity of electron emitted is v1. v naught is a threshold frequency. Okay. When the frequency of incident radiation is increased by 3v naught, okay, the maximum velocity of the electron emitted from the same surface is v2. The ratio v1/v2. देखो अब इक्वेशन क्या यूज करना है वो देखो, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। हम क्या करेंगे यहाँ पे अब, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv², ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो पहला केस देखो, पहले केस में फ्रीक्वेंसी इन्होंने 2 न्यू नॉट यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2h न्यू नॉट, पहला केस इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ m v1²। हमें v1 और v2 का रेशियो चाहिए, तो h न्यू नॉट को यहाँ ले आओ, तो h न्यू नॉट हो जाएगा, h न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ m v1²। लेट दिस बी इक्वेशन 1। सेकेंड केस में क्या किया है, सेकेंड केस में उन्होंने फ्रीक्वेंसी क्या यूज़ किया है, 3 न्यू नॉट। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज 3 न्यू नॉट, आपकी वेलोसिटी v2 हो गई, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 3h न्यू नॉट इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस हाफ m v2²। तो यहाँ आने पर क्या हो जाएगा, 2h न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ m v1²। इसको इक्वेशन 2 ले लो, सॉरी v2²। v1/v2 चाहिए, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, h न्यू नॉट अपॉन 2h न्यू नॉट, 2h न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ m v1² अपॉन हाफ m v2²। तो ये गया यहाँ पे, ये भी गया आपका, तो v1² अपॉन v2² 1/2 आ जाएगा, v1² अपॉन v2² 1/2 आ गया। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो ये 1/√2 आ जाएगा, 1/√2 आंसर आना चाहिए आपका, ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट, एक ही टाइप के क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस के वेरिएशंस इसके अंदर आपको नहीं मिलेंगे, मैंने पहले ही कहा था, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे इसका काम हो जाएगा। इसमें मेन चीज़ आपका थियरी और कॉन्सेप्ट है, वो अगर आपने अच्छे से कर लिया बस खेल खत्म। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन and that of photon having same energy E is ratio of wavelength of electron and that of a photon and that of a photon having same energy E। अच्छा, दोनों का एनर्जी सेम है E, तो क्या होगा, और E के टर्म्स में देके रखा हुआ है। तो एक काम करो, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h/√2m E, ये इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ। फोटोन की जो एनर्जी होती है E इज इक्वल टू hc/लैम्डा होता है, तो फोटोन है तो लैम्डा, तो यहाँ से आपको लैम्डा p का वैल्यू क्या मिल जाएगा, hc/e, लैम्डा p hc/e हो जाएगा। तो h और h तो गया, e ऊपर चला जाएगा, c नीचे रह जाएगा, तो e/c√2m E हो जाएगा। 1/c बाहर रहने दो, e को अंदर ढकेल दो,
तो ई को अंदर ढकेलोगे तो क्या हो जाएगा, 1/c अंडर रूट ई स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2m। तो एक ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1/c अंडर रूट ई बाई 2m हो जाएगा। 1/c अंडर रूट ई बाई 2m, 1/c अंडर रूट ई बाई 2m, बस यही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चंस बच्चों, और उसके बाद लास्ट 2 नहीं, लास्ट ही क्वेश्चन है मेरे हिसाब से ये, और आपका ये चैप्टर भी हुआ खत्म। मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर्स छोटे छोटे हैं, क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं है, आप देखोगे बस एक ही कॉन्सेप्ट में बार बार अलग अलग तरीके से घुमाया गया है। आपका मेन चीज़ ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, थियरी पार्ट बहुत अच्छे से होना चाहिए, सारे क्वेश्चंस आप खुद ही सॉल्व कर ले जाओगे, बस मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, बाकी बहुत ज़्यादा फिजिक्स की बात नहीं है इसमें। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन ऑन द मेटल सरफेस इज 3W एंड देन 5W where W is the work function for that metal. The ratio of velocities of emitted photoelectron is okay. देखो एनर्जी पहले केस में क्या है, फर्स्ट केस में जो आप एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी मतलब फोटोन की एनर्जी दैट इज एच न्यू। फर्स्ट केस में ये एनर्जी क्या है, 3W है, जहाँ पे आपका वर्क फंक्शन W है, फाई इज इक्वल टू W है आपका, ये आपका वर्क फंक्शन है। तो वर्क फंक्शन को यहाँ पे फाई नहीं बल्कि W लिखा गया है। और बताइए, और सेकेंड केस में जो आपका मेटल है उसका जो एनर्जी HNU2 है वो आपका 5W है। ठीक है, सेकेंड केस में है द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, तो हमको V1 अपॉन V2 चाहिए। तो ये तो भाई सिंपल है, इक्वेशन क्या यूज करेंगे, HNU इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब HNU इज इक्वल टू 5 की जगह पे W डाल देते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हाफ mv² डाल देते हैं, ये इक्वेशन यूज करेंगे। पहले केस में HNU का वैल्यू क्या है, 3W है, इज इक्वल टू W प्लस हाफ mv1²। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 2W आ जाएगा, 2W इज इक्वल टू हाफ mv1², ये पहला इक्वेशन आ गया। सेकेंड केस में आपका इक्वेशन क्या बनेगा, सेकेंड केस में एनर्जी क्या है, 5W है, तो 5W इज इक्वल टू W प्लस हाफ mv2², तो ये 4W हो जाएगा इज इक्वल टू हाफ mv2²। ये आपका इक्वेशन 2 बन गया। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, V1 अपॉन V2 मिल जाएगा आपको। 1 डिवाइडेड बाई 2 अगर करोगे तो 2W अपॉन 4W, 2W अपॉन 4W इज इक्वल टू हाफ mv1² हाफ mv1² अपॉन हाफ mv2², है ना। W गया, हाफ m गया, ये फिर बचेगा आपका 1/2 v1² अपॉन v2²। तो यहाँ से आपको v1 अपॉन v2 दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो 1 अपॉन √2 मिल जाएगा। 1 अपॉन √2 यानी कि 1:√2 आपका आंसर आ जाएगा। और बच्चों फाइनली आपका चैप्टर नंबर 14 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर भी होता है खत्म। ओके।